अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, आज का दिन पाकिस्तान की जो तारीख़ है उसमें पहला ऐसा दिन है जो कि एक बहुत बड़ा फ़ैसला आया है। वो ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा किसी भी जमात के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं उनको कलअदम करार दे दिया। और उनको कलअदम करार देते हुए जो कि उसका जो PTI है उसके इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दिया और उसके बाद जो बल्ले का निशान उनका इंतखाबी निशान था उसको भी वापस ले लिया। कुछ हल्के बहुत पहले से ये बात कर रहे थे कि ऐसा होने जा रहा है और ऐसा होगा। इससे पहले हमने नहीं देखा कम अज़ कम कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को इतना बारीक बीनी से किसी भी पार्टी की जांचा गया हो जितना PTI के हिस्से में आया या PTI के नसीब में आया। आज सुबह से जो खबरें आ रही थी वो काफ़ी PTI के हक़ में थी और PTI के जो वोटर सपोर्टर जो लोग थे उनके लिए बड़ी एक खुश आइन भी थी और ऐसा लग रहा था कि उनके लिए एक आज अच्छा दिन है। जैसे कि साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब की ज़मानत हो गई। उसके बाद फौरी तौर पर वो केस लग गया जिसमें ये कहा गया कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। ना सिर्फ वो उनको सुना गया बल्कि उसके बाद इलेक्शन कमीशन को हिदायत की गई कि जो PTI की लीडरशिप है उनसे मुलाकात करें, उनकी जो शिकायत है उसका अजाला करें। इलेक्शन कमीशन ने मुलाकात भी की और उनको एक्नॉलेज भी किया उनकी शिकायत को। बट ऑल ऑफ अ सडन अभी ये खबर आई कि जी बल्ले का निशान वापस हो गया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दे दिया इलेक्शन कमीशन ने। यकीनन अगला लाएअमल जो है इनका इसको चैलेंज करने का हो गया, लेकिन बहरहाल ये एक बात की कहानी होगी। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब जो कि साइफर वकील थे वो आज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। क्या कह रहे थे, छोटा क्लिप सुनिएगा। साइफर केस की हवा निकल चुकी है, एक बात का बतंगड़ बनाया गया और आज साइफर केस अपने अंजाम को पहुंच गया। बार बार जो बात सामने आई, जो एक तासुर चल रहा था कि ये केस सजाए मौत का केस है या उम्र कैद का केस है, आज सरकार ये साबित नहीं कर सकी कि ये सजाए मौत या उम्र कैद का केस है। उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली। बहरहाल जो कुछ हुआ आज हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा, मुख्तसर बताते चलें कि क्या जजेस के रिमार्क्स थे। जो 3 रुकनी बेंच था उन्होंने कहा कि मामला इमरान खान नहीं इलेक्शन और मफाद आमा का है। जस्टिस थरमिनुल्लाह वज़ीर आज़म पर जुर्म साबित नहीं हुआ। क्या हुकूमत 70 और 77 वाले हालात चाहती है जो हर दौर में सियासतदानों के साथ ऐसा क्यों होता है? वज़ीर आज़म को निकालने से मुल्क की जगहसाई नहीं होती। इस केस पर सजाए मौत का इतलाक ही नहीं होता। ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के रिमार्क्स थे। फिर जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं उनका कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो माशाल्लाह केस का फैसला ही कर दिया। हाई कोर्ट फैसले के बाद सिर्फ फंदा देना ही बाकी रह गया था। साइफर गुम हुआ तो शहबाज शरीफ ने NSE की मीटिंग में क्यों नहीं बताया? आजम खान 1 माह तक क्यों खामोश रहे? फिर इलेक्शन कमीशन से मुलाकात होती है PTI की लीडरशिप की और वहाँ पर एक्नॉलेज किया जाता है, एक प्रेस रिलीज जारी की जाती है और उसमें कहा यह जाता है कि इलेक्शन कमीशन का सूबाई इलेक्शन कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरीज और IGs को मरासला। उसमें कहा गया इंतखाबी अमल में रुकावटों से मुतालिक शिकायतें मिली हैं, इंतखाबी अमल से मुतालिक शिकायत का संजीदा नोटिस लिया है, तमाम शिकायत का कानून के मुताबिक अजाला किया जाए। मीडिया के जरिए इंतखाबी शिकायत मिली, उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीनने की शिकायत भी सामने आई और साफ शफाफ इंतखाबात आईनी जिम्मेदारी है। तो ये तो थी सुबह से अब तक की कहानी और अभी जो कहानी है उसने तमाम ही चीज़ों को पलट कर रख दिया है। इस पर ज़रा गुफ्तगू करते हैं। जो हमारे साथ मेहमान हमारे मौजूद हैं, अहमद अवैस साहब, PTI से उनका ताल्लुक़ है, फॉर्मर एडवोकेट जनरल पंजाब, फॉर्मर प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट बार। जहांगीर खान जदून साहब, फॉर्मर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अहमद अवैस साहब, ये जो एक इतनी बड़ी खबर है, अब ज़रा सा पहले तो मुझे बता दीजिएगा कि जब किसी भी पार्टी के जो कि पाकिस्तान की तारीख पे पहली दफ़ा हुआ है इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दे दिए जाते हैं तो डेफिनेटली उसे जो उसका इंतखाबी निशान है वो छीन लिया जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अब पार्टी जो है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकती? जी हाँ, इसका बिल्कुल यही मतलब है कि वो इसके रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया उन्होंने। इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं हुए, लिहाजा ये पार्टी एज पार्टी ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। अब जो इसके जो कैंडिडेट होंगे, जो कुछ भी होंगे, वो एक आज़ाद हैसियत के अंदर विद डिफरेंट इलेक्शन सिंबल वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। इसका मतलब ये है, ये एक आखिरी बड़ा घाव है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने PTI को लगाना था और वो लगा दिया उन्होंने, क्योंकि वो जो पॉपुलैरिटी थी उसके ग्राफ को वो नीचा नहीं कर सके
जितना भी इन्होंने इस किस्म के हमले किए हैं इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हुए और ये पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की तरफ से हुए और ये जो केयर टेकर सेटअप बने हुए हैं पूरे सूबों में और उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट के, इन सब मिल के एक ही काम पे लगे हुए थे, अपना असल जो मैंडेट को छोड़ के और भूल के वो लगे हुए थे कि किसी तरीके से पीटी किया जाए, इस गेम से उनको बाहर निकाला जाए, उनकी लीडरशिप को हरासा करके। और ठीक है, बात दुरुस्त है आपकी, लेकिन अब अगला मुमकिन लाहे अमल क्या हो सकता है पीटीआई का? इसको फौरन चैलेंज करेंगे, इसको ज़रूर जाना चाहिए, इसको चैलेंज किया जाएगा। और दो चीज़ें होंगी, देखिए, एक तो ये चैलेंज करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, दूसरा ये होगा कि इस सिचुएशन के अंदर जो इंतखाबात कराए जाएंगे ये पाकिस्तान में मज़ीद इंस्टेबिलिटी को जन्म देगी। ये सूरत हाल, एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसके करोड़ों में वोटर थे और करोड़ों में वोटर हैं, उनको आप पार्टी से इलेक्शन के इस रेस से बाहर निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप एक बहुत बड़े पाकिस्तान के एक बहुत बड़ी तादाद जो अवाम की, उनको आप अलग कर रहे हैं और ये जन्म देगी एक बहुत बड़ी इंस्टेबिलिटी। और वो बिल्कुल सही बात है, और ये मेरा ख्याल है पीटीआई ने तय भी यही किया है कि हर फोरम पे इसको चैलेंज किया जाएगा और डटकर मुकाबला किया जाएगा। लेकिन बहरहाल जो अभी की सूरत हाल है वो यही है कि ना बल्ले का निशान होगा, और अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही आपके कलदम करार दिए तो बहैसियत पार्टी आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते। जहांगीर जदून साहब ये बताएगा कि ये जो एक इतना बड़ा मार्का सर किया है, ये ऐसी मिसालें पहले कभी मिलती हैं, और क्या वाकई तमाम जो दीगर जमातें हैं उसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शंस बड़ी शफाफियत होते हैं और इलेक्शन कमीशन जो है इतना बारीक बीनी से जायजा लेता है? बहुत शुक्रिया। देखें, जब ये 2017 का एक्ट बन रहा था तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग पीटीआई, जितनी भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ये ऑन बोर्ड थी, उन्होंने इलेक्शन एक्ट बनाया। तो इसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि हमें आपकी जो विद इन पार्टी या इंटर पार्टी इलेक्शन होते हैं उसकी सुपरविजन का जो है हमें राइट दें इस इलेक्शन एक्ट में। तो किसी पार्टी ने उनका ये सुपरविजन का राइट जो है एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा जी ये हमारा इंटरनल मामला है, हम इसको खुद सॉर्ट आउट करेंगे। इलेक्शन कमीशन जो है वो दूसरे जो इलेक्शन कराता है, ज़ाहिर का कॉन्स्टिट्यूशन आईनी मैंडेट है। तो इसमें इलेक्शन एक्ट में तो सिर्फ ये जो सेक्शन है 209 कि अगर कंप्लायंस नहीं होती तो वो फिर आगे सेक्शन 215 में कहते हैं जी वो फिर जो है ना पार्टी इलेक्शन सिंबल नहीं रह सकती अगर कंप्लायंस नहीं होती। अब कंप्लायंस के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि उसके जो इलेक्शन है वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन होंगे। अब मुझे थोड़ा सा इसका आइडिया नहीं है कि पीटीआई का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके मुताबिक ये इलेक्शन किस तरह नहीं हुए। अभी डिटेल ऑर्डर आएगा इलेक्शन कमीशन का तो वो ज़रूर इसमें देख के हम बता सकते हैं कि आया उसका ऑर्डर ठीक था या गलत था। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन को इतनी ज़्यादा पावर दी जाएंगे, वो जो जिस पार्टी की मर्जी है उठा के इलेक्शन के लिए निकल अदम में आपसे पार्टी के सिंबल ले लें, तो फिर मेरे ख्याल में पार्टी किसी का भी चलना हुआ है पाकिस्तान के अंदर मुश्किल हो जाएगा। और मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो आर्डर है ये ज़ाहिर उनके पास राइट है, ये हो सकता है रिट में चैलेंज करें किसी भी हाई कोर्ट में। तो ये मेरे ख्याल में मैं प्रोबेबिलिटी देख रहा हूँ कि ये सेटिस्फाइड हो जाएगा ऑर्डर ये। अच्छा, आपको लगता है ये? जी, मुझे इस पे ये लग रहा है कि ये, क्योंकि देखें ना बहुत ज़्यादा फंडामेंटल राइट्स है अगर किसी पार्टी का, तो उसको आप पॉलिटिकल एरिना से इस तरह वॉश आउट नहीं कर सकते। और इलेक्शन कमीशन जो है ना, फिर तो मतलब है जो आपका एक्ट के अंदर आपको अख्तियारात नहीं वो भी आपने ले लिए हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टी किसी से पूछ लेना, इलेक्शन कमीशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से पूछें, उन्होंने इन राइटिंग लिख के दिया था कि हम इलेक्शन को सुपरवाइज करते हैं। उन्होंने कहा जी नहीं, ये हमारा इंटरनल मामला है, हमने सर्टिफिकेट देना है जी कि इलेक्शन हो गया। अब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगर इलेक्शन नहीं हुआ तो हाँ उसमें फिर ये है थोड़ा सा, इसमें कोई पार्टी अगर ये लिख के देती, क्योंकि सर्टिफिकेट जो होता है बहुत बड़ी अंडरटेकिंग होती है बाय द चेयरमैन ऑफ द पार्टी, जो भी चेयरमैन हो को जी ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हुआ है। तो उस पर अगर किसी बंदे को ऑब्जेक्शन है जी कि मैं कंटेस्टिंग कैंडिडेट था जी, तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं हुआ, तो डेफिनेटली उसमें फिर कोई सवाल जवाब आ सकते हैं उसमें।
ठीक है, ये तो एक कानूनी मामला हो गया ना, लेकिन अदरवाइज भी देखें जिस तरह से वैसे में साहब भी जिसका जिक्र कर रहे हैं कि इससे जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इस मुल्क की अव्वलीन ज़रूरत है, और इसी वजह से बारहा ये कहा जा रहा है कि खुदा के लिए इलेक्शन करा दीजिए, अल्लाह अल्लाह करके इलेक्शन डेट अनाउंस हुई, अल्लाह अल्लाह करके इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हुआ। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, पहले इस तरह हुआ है कि जब प्राइम मिनिस्टर एक्स नवाज शरीफ को डिसक्वालीफाई किया गया है तो एक साकब नसार जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने एक प्रॉक्सी पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर खुद डलवा के उन्होंने कहा जी एक बंदा अगर डिसक्वालीफाई है तो वो पार्टी के टिकट किस तरह इशू करेगा। तो उनके 14 सेंटर से टिकट जो इशू हुए थे, शेयर का निशान भी वापस ले लिया, उनके टिकट भी वापस ले गए, उन्होंने आप जाके इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े। वो मतलब अपने जो नॉमिनेशन थे उनके साथ अपनी पार्टी के सिंबल टिकट जो है वो लगा के दे चुके थे, लेकिन बिल्कुल सेनेट में ऐसे ही हुआ था। और इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट में देखे ना जदून साहब, सुप्रीम कोर्ट में आज उसकी गूंज हमें सुनाई दी गई ना कि क्या आप 1970 वाला मामला चाहते हैं, आप 1977 वाला मामला चाहते हैं, फिर 2018 वाली भी बात हुई कि क्या आप 2018 वाले हालात चाहते हैं। तो हम तारीख से कभी सबक हासिल नहीं करेंगे, कुछ नहीं सीखेंगे। ये हम का मुराद ये है ना कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये सबक हासिल नहीं करना चाहती। इनको आज भी देखे ना, जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो कंधा देती है एस्टेब्लिशमेंट को और उसके बगैर नहीं चलती। तो एक देखे ना 2017-18 में देखें किस तरह का पाकिस्तान था। फिर एक पॉलिटिकल पार्टी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तो उस पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो आजकल जेल में है। उन्होंने खुद कहा जी बजट पास करने के लिए हमें बंदे लेके आने पड़ते हैं, मेरे पास तो बजट के लिए बंदे ही नहीं होते। और उन्होंने कहा जी ये फोन टैपिंग जो है एजेंसी काम नहीं है, तो क्या काम है। उन्होंने कहा जी एजेंसी काम चोरों को पकड़ना नहीं है, उनकी फाइलें नहीं बनाना, तो और क्या काम है एजेंसी का। तो ये इनका सब कुछ जो बीज इन्होंने खुद बोए हैं अब वो काट रहे हैं, सबने बोए हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने बोए हैं माजरत के साथ। वैसे में साहब अब क्या किया जाए, क्योंकि अब अगर एक और मुतनाज़ इलेक्शन की तरफ अगर हम चले जाएंगे या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, थोड़ा सा देखिए आप डिफरेंशिएट इसमें ये करें कि किसी पार्टी के, मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर ने टीवी पे आके नहीं कहा कि जी बजट पास करने के लिए मुझे एजेंसी से इमदाद लेनी पड़ती है और एजेंसी के बंदे लेके आते हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्राइम मिनिस्टर ने इस तरह की स्टेटमेंट टीवी पे पब्लिकली नहीं दी आके। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वैसे अब मामला ये है कि कुछ दीगर चीज़ों पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये तो जो पीटीआई ने भी अनाउंस बाकायदा तौर पर कर दिया है, इनकी जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट्स है कि हर फोरम पे हम ये इसका मुकाबला करेंगे और इसको चैलेंज करेंगे। बट जो दीगर केसेस हैं, जैसे कि अब साइफर से तो ज़मानत हो गई, लेकिन ज़ाहिर दीगर केसेस हैं जिसमें 19 वो अलकादिर ट्रस्ट वाला जिसमें 190 बिलियन मेरा ख्याल का मामला, और तोशा खाना, वहाँ से तो सज़ाएं मिली भी हैं और जुडिशल पर भी हैं। तो अभी आपको लगता है कि ये ज़मानत के बाद भी रिहाई तो मुमकिन नहीं है, लेकिन क्या इलेक्शन लड़ने के अहल है नहीं है अभी खान साहब? देखिए, जब तक तो तोशा खाना केस के अंदर इनकी ज़मानत जो है उसमें सस्पेंशन नहीं होती है, इनकी कन्विक्शन और इनकी सेंटेंस जब तक सस्पेंशन नहीं होती है, जब तक ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। और उसके लिए भी इनको ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने तो उनको रिफ्यूज़ कर दिया इस रिलीफ से। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल पैदा की जा रही है वो पीटीआई को एक धकेल के दीवार के साथ लगाया गया है, लगाया जा रहा है। और दूसरी अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो स्कोर विनिंग पोजीशन में अपने आप को रखकर कि हम एक दूसरे पे सबकत ले जाएं और स्कोर विनिंग कर लें एस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिलाकर, और ये बड़ा घिनौना खेल है। इससे इतना नुकसान होगा, हमारे सामने ये नुकसान हो चुके हैं 1970 का, 1971 में वो जो ये नुकसान हुआ था वो अभी तक मुल्क दो लख्त हो गया उसकी वजह से। और एक मैंडेट जो है ऑफ पीपल जो है उनको आउटराइटली उसको रिजेक्ट किया गया जब, तो उसके नुकसान हमारे सामने आए। आज भी यही हाल है कि एक इंतहाई पॉपुलर पार्टी जिसके पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वोटर है, अनडाउटेडली कोई सर्वे की रिपोर्ट निकाल के देख लें तो आपको पता लग जाएगा, लेकिन उसको आउस्ट किया जा रहा है। और उसको आउस्ट करके ये समझते हैं कि हम इलेक्शन करा के यहाँ स्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे। यहाँ बिल्कुल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, और ये उस गेम को भी नहीं समझ रहे हैं।
ट्रू। अलाउ मी टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। मैं वापस आती हूँ तो एक सवाल और भी है। खान साहब की रिहाई तो बज़ाहिर हमें फ़िलहाल अपेरेंटली नज़र नहीं आती, क्योंकि ज़रा उनके ऊपर अभी, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब के चांसेस हैं कि वो बाहर निकलेंगे, और जब वो बाहर निकलेंगे तो डेफिनेटली वो पीटीआई को लीड भी करेंगे। लेकिन फिर वही वाली बात कि अब जो सूरत हाल, जो डेवलपमेंट हुई है, उसमें अगर पीटीआई इलेक्शन में नहीं जा सकी अपनी पार्टी के साथ, तो फिर क्या हालात होंगे। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जिन्हें प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई के करतम करार दे दिए गए, तो बल्ले का निशान वापस हो गया, और जो नए चेयरमैन बने थे बैरिस्टर गौहर साहब, वो अब पार्टी चेयरमैन नहीं रहे। और अब इतलात ये हैं, जो खबर है वो ये कि कुछ ही देर में शाह महमूद कुरैशी साहब को शायद जो है वो रिहाई नसीब हो जाए। अब मैं मुख्तसर से आपसे बात कर लूँ वैसा, फिर मैं जदून साहब की तरफ जाती हूँ। जो मैं ब्रेक से पहले कर रही थी कि शाह महमूद कुरैशी साहब रिहा हो जाते हैं, जिनके वाज़े इम्कानात भी हैं, खबरें भी हैं, तो फिर वो पार्टी लीड करेंगे। जी यकीनन, वो एक सीनियर आदमी हैं और वाइस चेयरमैन। उनके ऊपर तो कोई और केस नहीं है ना, उनको उनकी रिहाई तो नजर आ रही है। नहीं, एज पर इंफॉर्मेशन और केस तो नहीं है उनके ऊपर, यही केस में उनको गिरफ्तार किया था। और लेकिन बहरहाल केस बनाने में क्या देर लगती है इनके लिए, जो जहाँ पे कोई असूल ही कोई नहीं है, जहाँ पे ना आइन की हैसियत है ना कानून की हैसियत है, वो अपनी मर्जी और मनमानी के ऊपर चलते हैं। और डेस्पोटिज्म का राज है पाकिस्तान के अंदर, रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट जो है उसको ख़त्म कर दिया गया। तो इसलिए बड़ी ख़तरनाक हालात हैं जिनसे दो चार हैं हम। बिल्कुल सही है। अच्छा जदून साहब, आपकी कानूनी और माहिराना राय मुझे चाहिए, क्योंकि एक माजिद निज़ामी साहब हैं जो हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कॉलीग हैं। उन्होंने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ ना मिलने पर आसान हल ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 175 जमातें रजिस्टर्ड हैं। किसी छोटी जमात से पीटीआई मुआहिदा करके इनके इंतखाबी निशान पर अपने उम्मीदवार खड़े कर सकती है। और 2018 में जो मिली मुस्लिम लीग, पता नहीं कौन है, कलदम जमात दावा ने अल्लाह अकबर तहरीक से मुआहिदा करके निशान पे अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। ये कोई एक ऑप्शन है अगर कहीं से भी कोई रिलीफ नहीं मिल पाता पीटीआई को, तो ये हो सकता है पॉसिबल? नहीं, एक पॉपुलर मुझे नहीं लगता एक पॉपुलर एज सच, मतलब एक मेजर पार्टी है। अब इसको ये जो बंदे नहीं मानते तो ये तो बिल्कुल ये कि आंखें बंद कर लें। ऐसी मुझे नहीं पार्टी लगती कि किसी छोटी पार्टी के साथ का उसके निशान पे बंदों को इलेक्शन लड़ा ले। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने पढ़ा नहीं है कि आई थिंक 12 पेज का ऑर्डर है इलेक्शन कमीशन का, लेकिन इलेक्शन कमीशन में इसने जो जजमेंट दी होगी वो स्टैंड नहीं कर पाएगी। अगर ये आज ये स्टैंड कर पाती है ना, फिर सारा कंट्रोल जो इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल कर रहे हैं उन्हीं के हाथ में, कोई पार्टी सर्वाइव नहीं कर सकेगी, टू बी ऑनेस्ट। फिर जो है ना, अब जितना भी इलेक्शन कमीशन देखें ना, एक आटे में नमक के बराबर कोई चीज़ होती है, आप करें जो करते हैं तो इतना अब जो है, अब आप उसने सर्टिफिकेट दिया है, पहले आप सोए हुए थे, ये चलो यही फैसला कर लेते आप, तो इलेक्शन के करीब आके ये फैसले करने थे, आप कहते चल इलेक्शन हो सकता है। मैंने आपको बताया ना, उन्होंने पहले भी PMLN से भी संभल लिया है, इनसे भी ले लेते। अभी देखना टाइम क्या है, अभी इलेक्शन सर पे है, तो ये कोर्टें भी बैठी हुई हैं। अगर कोर्टें इंडिपेंडेंटली फैसला करेंगी तो हो सकता है फैसला से डिसाइड इनको भले का निशान मिलना चाहिए। भले में इनकी पार्टी का किसी पार्टी से, किसी और पार्टी से, पीपल्स पार्टी से भी पहले इस तरह देखें तरीका अपनाया गया कि उनका पहले तलवार का तीर का निशान था, हाँ जी, फिर उसका दूसरा, तो इस तरह हो तो सकता है। लेकिन मोस्ट मेरी जो नाकस राय में, अब मैं जजमेंट पढ़ी नहीं है इलेक्शन कमीशन की, लेकिन मुझे नहीं लगता ये जजमेंट जो है वो सस्टेन कर सके। इतनी अगर पावर आपने इलेक्शन कमीशन को दे दी। जो आपने पीपल्स पार्टी वाली जदून साहब बात की है, जदून साहब, तो जो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का क़याम हुआ था वो भी इसी तरह से हुआ था ना, कि जब उनको इलेक्शन की इजाजत नहीं दी तो उन्होंने पार्लियामेंटेरियन, लेकिन उसमें इलेक्शन कमीशन ने उनसे देखे ना, ये मुख्तलिफ चीजें होती हैं। अभी इलेक्शन एक्ट जो है 2017 में नया बना है, उसमें इलेक्शन कमीशन के पास ये है कि अब वो पार्टी जो है असेंबल नहीं लेगी, लेकिन उस नहीं लेने का मतलब है वो इलेक्शन ही नहीं कराएं शुरू से। अब ये इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कराएं नहीं कराएं, अब ये इंटरनल मामला हमें नहीं पता, क्योंकि अब ये तो पार्टी का कोई बंदा है जो इलेक्शन को मॉनिटर कर रहा है, या इलेक्शन के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वही बता सकता है कि इनके जो इलेक्शन थे वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है, क्योंकि इनके पास टाइम ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन देखे ना, एक बात तो एडमिट है कि उन्होंने 20 दिन के अंदर हमने अपना चीफ इलेक्शन कमीशन कर ना, वो आप नहीं कर सके, इसका भी शायद जजमेंट में मेंशन हो। तो अब टाइम नहीं, एक इलेक्शन सर पे हैं, तो इलेक्शन कमीशन को कहता है जी आप 20 दिन में इलेक्शन का इंतखाब करें, तो फिर किस तरह मुमकिन हो सकता है। तो इस तरह ये इसमें बड़ी प्रॉब्लम है। हो सकता है कोर्ट इसको देखे और जो भी अप्रोप्रिएट मेरिट पे फैसला होगा इंशाल्लाह मुझे लगता है कोर्ट कुछ ना कुछ रिलीफ हो सकता है इनको दे दे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा दूसरी बात ये है कि जो वैसे तो इलेक्शन कमीशन ने आज
बाकायदा तौर पे एक मरासला जारी किया, उसमें उन्होंने एक्नॉलेज किया कि जी इनके कागजात नामजदगी की जो छीनने जाने के वाक़यात हो रहे हैं, लोगों को हिरास करने के वाक़यात हो रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। और ये मामला हुआ सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी पीटीआई की लीडरशिप से आप मुलाकात करें और उनकी शिकायत का अजाला करें। तो ये जो रोल है इलेक्शन कमीशन का कि उसका ये काम है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट। अब वो बता रहे हैं कि जी यहाँ से इतला मिली, हमें मीडिया से भी पता चला, पहले सोए हुए थे, खुद नहीं दिख रहा कुछ इनको। ये देखे ना, यही बात है इलेक्शन के, इस पे इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। इस तरह पहले बारों ने सवाल उठाए, हम तो कह रहे हैं जी इस तरह के नहीं, इस मौके पे सवाल उठाने चाहिए, हम उसको इतनी हिमायत नहीं करने की पर्सनलाइज, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो काम कर रहा है फिर इस तरह बहुत ज़्यादा सवाल उठ जाएंगे तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर इलेक्शन जब होंगे तो इलेक्शन पे सवाल ये निशान उठेंगे। तो वाकई है, हम तो चाहते हैं कि खुदा के लिए इस पाकिस्तान को थोड़ी सी स्टेबिलिटी दे। जो 2017-18 में हालात चल रहे थे, आप कोई बंदा आके आपके साथ बैठ जाए, मुकाबला करे कि वहाँ के और आज के हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चले उनके कानून में नहीं समझ सकी तो आइंदा के लिए तो करें, जो आगे इसको संभालें कि पाकिस्तान के लिए हालात फिर जो है ना वो संभलने मुश्किल हो जाएंगे अगर यही काम चलता रहा। कि ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला है जिसको आज सुप्रीम कोर्ट लेकर भी गई, अब इसका जिम्मेदार आप निगरान हुकूमत को समझते हैं, किसको समझते हैं, या ये आपको लगता है अब ये मामला तो सेकेंडरी हो गया, जबकि सीरियसनेस कम से कम इलेक्शन कमीशन ने इस मामले पर दिखाई थी? देखिए, ये सिर्फ निगरान हुकूमत नहीं, इसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट, निगरान हुकूमत, फेडरल की भी और सूबाई और चीफ इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन का ऑफिस, ये सब दे हैव जॉइंट हैंड पीटीआई के खिलाफ। और इन्होंने ये बाकायदा प्लान करके ये सारे जो हैं वनाफड़ा देकर रखे हुए थे कि ये करेंगे और ऐसे करेंगे। ये बाकायदा उसका हिस्सा है ये, और ये इनको फीड किया गया था कि किसी सूरत तुमने इनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट एज ए पॉलिटिकल पार्टी नहीं करने देना, क्योंकि उसके बाद जो इलेक्शन रिजल्ट होंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच अहमद उवैस साहब आपका, और जहांगीर जदून साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि किसी पार्टी के इस तरह से इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को जो है वो कलअदम करार दिया हो, जिसके नतीजे में बल्ले का निशान वापस ले लिया हो। सवाल ये नहीं है कि ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन सवाल ये हो रहा है कि इन सब चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इस सब मुल्क को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, इकनॉमिक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, जो कि अगर आप इलेक्शन को इतना कॉन्ट्रोवर्शियल बना देंगे जिसके नताइज किसी के लिए काबिल कबूल नहीं होंगे, या मुल्क की सबसे बड़ी जमात के लिए काबिल कबूल नहीं होंगे, तो फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस मुल्क में ख्वाब रह जाएगी। मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। PMLN के सीनियर रहनुमा आसिफ किरमानी साहब हमारे साथ होंगे, आप भी हमारे साथ रहेंगे। जी नज़ीर, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जिस तरह से हम पहले भी हम जिक्र कर रहे थे कि जो पार्लिमानी बोर्ड के जो इजलास हो रहे हैं PMLN के, उसमें कुछ आपस के इख्तिलाफात की भी खबरें आ रही हैं। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये भी है कि जो IPP से इंतखाबी इत्तेहाद की कोशिश थी वो बज़ाहिर नाकाम होती हुई नज़र आ रही है, और जो उनकी डिमांड्स थी इस्तेहकाम पार्टी की वो नून लीग पूरे करती नज़र नहीं आ रही। ये नून लीग के अंदर ये इख्तिलाफ है, और ये कहा जा रहा है कि जी ये बहुत ज़्यादा डिमांड्स है और हम इसको शायद पूरा नहीं कर सकते। लेवल प्लेइंग फील्ड और दीगर चीज़ें, उस पर ज़रा गुफ्तगू करेंगे। सेनेटर आसिफ किरमानी साहब सीनियर रहनुमा हैं PMLN के, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम किरमानी साहब। अस्सलाम, शुक्रिया जी। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम सर। सर एक बात है वो ये कि पार्लिमानी बोर्ड के जो इजलास होते हैं, अब ठीक है बहुत सारी जगहों पे इख्तिलाफात होते भी हैं, नून लीग या किसी से ही बात करें तो कहेंगे जमहूरियत का हुस्न भी है, मगर सर क्या ये भी माजरत के साथ ये जमहूरियत का हुस्न है? क्योंकि वो इजलास जो होते हैं वो फैमिली लिमिटेड प्रोग्राम ज़्यादा लग रहे होते हैं। नवाज शरीफ साहब बैठे हैं, शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं, उनकी साहबजादी बैठी हैं, फिर हमजा शहबाज बैठे हैं, फिर इसहाक डार साहब बैठे हैं जो कि इलेक्शन सेल के वही सरबराह भी हैं। तो इसकी क्या वजह है? ये तासुर कोई मुनासिब लगता है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया बीबी, आपने जहां 4-5 लोगों का जिक्र किया, शायद बाकी जो 30-40 लोग वहाँ बैठे होते हैं वो आपकी नज़र से ओझल हो गए, जिसमें पार्टी के बड़े पुराने सियासी कारकुन भी होते हैं, सियासी रहनुमा भी होते हैं, और चूँकि ये जितने भी लोग वहाँ तशरीफ़ फरमा होते हैं वो पार्लिमानी बोर्ड का हिस्सा है, और उसमें अगर आप फैमिली की बात करें तो वो आटे में नमक के बराबर है। 4 लोग अगर बैठे हैं उसके मुकाबले में 40 लोग तो दूसरे भी बैठे हैं ना। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसी बात है। जाहिर है नवाज शरीफ साहब पार्टी के कायद हैं,
शहबाज शरीफ साहब सदर हैं, मरियम नवाज चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, और इलेक्शन सेल जो है हमारा उसके सरबराह हैं इसहाक डार साहब। तो आई डोंट सी एनी हार्म इन टू इट अनलेस के कोई वहाँ ऐसा फैसला लिया जा रहा हो जो कि पार्टी के या पाकिस्तान के या वर्कर्स के मफाद में ना हो, फिर तो बात बनती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये पूरा एक भरपूर पार्लिमानी बोर्ड है जिसमें चारों सूबों के और इवन गिलगित और आज़ाद कश्मीर के लोगों की भी नुमाइंदगी इसमें है जी। ठीक है किरमानी साहब, देखिए ना, जिन चार के आपने भी नाम गिनवा लिए, चाहे वो कायद हो, चाहे वो सदर हो, चाहे वो चीफ ऑर्गेनाइजर हो, चाहे वो इलेक्शन सेल के सरबराह, वो चारों रिश्तेदार है। बट लेट मी मूव फॉरवर्ड। अब मामला ये है कि जिस तरह से खवातीन का हुआ, तहमीना दौलताना साहिबा जैसी शख्सियत, मतलब उनकी कुर्बानियाँ या उनकी स्ट्रगल से क्या आपके लिए मुमकिन है कि आप इनकार करें? वो कह रही है मेरे हल्के में ये काम कराया जा रहा है, तो उनसे पूछा आपने पार्टी, वो छोड़ दें, आपने हल्के के लिए क्या किया, आपने पार्टी के लिए क्या किया? तो जो हल्के में काम हो रहे होते हैं वो पार्टी का क्रेडिट नहीं होते कि आपका पार्टी का जो नुमाइंदा है वो आप उस अपने हल्के में, उसका क्रेडिट भी तो पार्टी को जाता है, या पार्टी के लिए कुछ अलग काम भी करना पड़ता है? देखिए, जब ये पार्लियामानी बोर्ड्स की मीटिंग्स होती हैं ना, तो इसमें इनका मकसद ही होता है कि तमाम जो लोग हैं वो अपनी पार्टी के लिए जो खिदमात हैं उनकी, उसको वो ज़ेर बहस लाएं या उसको बताएं। नंबर 1, मैं यहाँ तक आपको अर्ज़ कर दूँ कि जब भी पार्लियामानी बोर्ड का इजलास होता है और जिसके चेयरमैन नवाज शरीफ साहब अब भी हैं और माजी में भी रहे, उन्होंने तो वो खुद इंटरव्यू के लिए बैठ जाते होते हैं, फिर अपनी नशिस्त से उठकर कि भाई अब बोर्ड जो है उनसे भी पूछ ले कि उनकी पार्टी के लिए क्या खिदमात हैं। तो अगर किसी से ये पूछा जाए कि आपकी पार्टी के लिए क्या खिदमात है, नोइंगली सब पता होता है, लेकिन एक फॉर्मेलिटी भी होती है, उसको पूरा करना होता है। तो उसमें अगर किसी से पूछ लिया गया तो इसमें मैं कोई हर्ज नहीं समझता। हाँ, अगर कोई वहाँ कोई ऐसी बात उनसे पूछी गई हो जो किसी किस्म की किसी की ज़ात की तौहीन के मसले में आए, तो वो नामुनासिब है। लेकिन यहाँ तो पार्टी का जो चेयरमैन है वो भी अपने आप को पार्लियामानी बोर्ड के सामने हमेशा पेश करता है। नहीं, मेरा पॉइंट ये था कि जो हल्के में काम होता है वो क्रेडिट पार्टी को नहीं जाता, अल्टीमेटली पार्टी का होता है ना कि जी मुस्लिम लीग नून इस हल्के से जीती थी तो उसने इस हल्के में इतने काम कराए, तो उसको आप किस तरह मतलब कह के और उसको आइसोलेट करके या उसको अलग करके सेपरेट करके आप कहें वो छोड़ दें आपने हल्के में क्या किया, पार्टी के लिए क्या किया? तो पार्टी के लिए क्या करना पड़ता है? और नहीं, देखिए, पार्टी के लिए भी जो हल्के के काम होते हैं, जाहिर है वो हर एक का अपना एक हल्का कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है और उसको जाहिर है पार्टी ही की वजह से या जब पार्टी इक़्तिदार में आती है तो फंड्स मिलते हैं, हर एमएनए को एमपीए को मिलते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली अब मसला ये हो गया यहाँ कि जो काम तो लोकल बॉडीज के लेवल के हैं, अनफॉर्चुनेटली अब हमारी लेजिस्लेशन जो है, जो हमारा एमएनए एमपीए है, वो भी ये काम करवाने का वो क्रेडिट लेता है या वो एक्सपेक्ट करता है। हालांकि ये एमपीए और एमएनएस का काम नहीं है गलियां ठीक कराना, टूटियां लगवाना, खंबे लगवाना। तो लेकिन जो भी होता है जाहिर है उसमें उम्मीदवार की जाती एफर्ट भी होती है और वो अल्टीमेटली पार्टी की ही उसमें कंट्रीब्यूशन में जाता है अल्टीमेटली। लेकिन ये छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, ये कोई ऐसा इशू नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर, आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है कि जो एमएनएस एमपीएस हैं उनका काम लेजिस्लेशन होता है, उनका ये जो गटर के ढकने लगवाना और सड़कें बनवाना और नलों का पानी, ये उनका मसला नहीं होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जितनी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती हैं वो जो थर्ड टियर की जो गवर्नमेंट यानी जो लेयर होती है थर्ड टियर वाली जो होती है उसको हम कभी भी इतना स्ट्रेंथन करते ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमने इसी को कैश करा के वोट लेने। आप एमएनएस एमपीएस को ना दें, फंड्स रिलीज ही ना करें कि जी आप स्ट्रेंथन करें थर्ड टियर की लीडरशिप को, उनकी गवर्नमेंट्स को, तो शायद ये ना हो। बट आईपीपी के साथ क्या मसाइल चल रहे हैं सर? पहले तो मुलाकात की शहबाज शरीफ साहब ने, फिर एक कमेटी भी बनी राना सनाउल्लाह साहब की सरबराही में, उमर खयाज सादिक साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब, किस मामले पर बात नहीं बन सकी? पहले तो मैं आपकी बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक करता हूँ और मैं ज़ाती तौर पर इस हक में नहीं हूँ कि किसी भी एमपीए या एमएनए को तरक्याती फंड के ये ईंटें गलियां ठीक करा दो, नलियां पुख्ता करा दो, नलके लगवा दो, ये हरगिज़ तरक्याती फंड्स मैं समझता हूँ कि उनको नहीं दिए जाने चाहिए, क्योंकि और उसके लिए
लोकल बॉडीज के सिस्टम को यहाँ स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए जैसे तमाम डेवलप्ड कंट्रीज में है, और जो 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 MPAs, MNAs या सेनेटर्स हैं उनका काम सिर्फ होना चाहिए लेजिस्लेशन करना, क्योंकि अवाम उनको भेजते हैं कि वो वहाँ लेजिस्लेशन ऐसी करें जिससे कि अवाम की गरीब आदमी में बेहतरियां हैं। ये तो आपकी बिल्कुल मैं बात से इत्तेफाक करता हूँ, और मैं भी इसी और 18वीं तरमीम की रूह भी यही थी मेरा ख्याल है। एग्जैक्टली। अच्छा, अब जहां आपका मोहतरमा मेरी बहन ये क्वेश्चन है IPP के हवाले से, देखिए एक होता है पार्टी डिसिप्लिन, उसका मैं पाबंद हूं, और जो भी पार्टी का फैसला होगा वो जाहिर है मुझ पर भी वैसे ही लागू होगा जैसे पार्टी के दूसरे मेंबरान पर लागू होगा। लेकिन जाहिर है ये जमहूरियत है और मैं एक अपनी राय भी रखता हूं, और चाहे उस राय पर अमल हो ना हो, मैं जाती तौर पर ये समझता हूं बिलखसूस के इंतखाबात से पहले का ये जो आपस में जिसको बोलते हैं आप इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट, मैं इसको समझता हूँ ये पावर पॉलिटिक्स के जुमरे में आता है। बेहतर ये है कि तमाम जमातें वो अपने अपने जोर पर अपना अपना इलेक्शन लड़ें, और उसके बाद जब गवर्नमेंट अंदर पार्लियामेंट बन जाए वहां जाकर वो लोग फिर देखें कि एक दूसरे से ताउन की गुंजाइश पैदा होती है कि नहीं। क्योंकि अगर आप इलेक्शन से पहले कोई सीट एडजस्टमेंट या इंतखाबी इत्तेहाद करते हैं तो उसमें खदशा होता है, और बहुत एक ज्यादा खदशा होता है कि जब आप इतना किसी पार्टी के साथ करेंगे तो फिर आपके कारकुन जो होते हैं, कई पुराने कारकुन, उनकी हक तलफी होने का भी खतरा और अंदेशा होता है, और फिर अवाम भी इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करते। जैसे कि पिछले साल अगर आपको याद हो कि जब ज़िमनी इलेक्शन कुछ हुए थे पंजाब में, और उसको फिर उसका एक रद्द-ए-अमल आया था कि वो हमें बर्दाश्त करना पड़ा था। इसलिए मैं जाती तौर पर समझता हूँ बेशक IPP से और PMLN के कुछ लीडरान की आपस में मुलाकातें हुई हैं, लेकिन मेरी जो मालूमात अब तक की है कि अभी इस बारे में कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, और मैं ये समझता हूँ मुनासिब होगा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने खुद जोरे बाजू पर, दीगर जमातें भी वो इलेक्शन लड़ें, और उसके बाद जब जब पार्लियामेंट में वो चले जाएं वहां जाकर फिर देखें कि अगर एक दूसरे से हुकूमत साजी के लिए कोई ताउन की गुंजाइश पैदा हो तो दैट इज ऑल राइट। सर आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, और लेकिन मसला ये कि ये आपकी ज़ाती राय है, आपकी ज़ाती राय का बहुत एहतराम, बट अनफॉर्चुनेटली वो सारी चीज़ें जो मुस्लिम लीग नून की सियासत को नुकसान पहुंचा रही हैं या डेंट लगा रही हैं, वो मुस्लिम लीग नून उसको अडॉप्ट कर रही है। आपने बाई इलेक्शंस की बात की कि वहाँ पर आपने नुकसान उठाया था, लेकिन वो फार्मूला अभी भी अप्लाई हो रहा है। आपने देखा होगा कि जी ये मुनहरिफ अरकान थे, इन्होंने हमें सपोर्ट किया। आप राजा रियाज साहब की एग्जाम्पल दे लीजिए कि वहाँ से आपके एक मजबूत और बड़े लॉयल कैंडिडेट मौजूद हैं, राना अफजल साहब के साहबजादे राना एहसान अफजल साहब, लेकिन उनको हटा के, उनको बाईपास करके वहाँ से राजा रियाज साहब को टिकट देने की वादे भी किए गए और बातें भी की गई। इसी तरह से जो आज जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हुई वहाँ पर भी आवाज़ उठी कि जो 2018 में हुआ था क्या वो दोबारा करवाना चाहते हैं, जो कुछ शिकायतें PTI की आ रही। उसके बाद बदलता हुआ बयानिया खुद इनका नवाज शरीफ साहब का, जो फिर एक अभी तो खैर कुछ चेंज हुआ, लेकिन जो पीपल्स पार्टी और दीगर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एक डील की बातें कर रहे हैं, एक लाडला प्लस की या सिलेक्टेड प्लस की। तो सर ये चीज़ें PMLN की सियासत को, 40-50 साल की सियासत को सूट कर रही हैं 30-40 साल की? आपने एक सांस में काफी सवाल कर दिए, मैं कोशिश करूंगा कि मुझे याद रहे। मैंने एग्जाम्पल्स कोट की सर, मुझे याद सवाल रहे। एक ही है। देखिए पहली बात तो ये कि मैं बड़े अदब से आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ कि जो भी आपने ये सवाल किया मुनहरिफ अरकान वाला, या जी फलां को टिकट दी जा रही है और नहीं, ये अभी तक तो टिकट अनाउंस नहीं हुई, और ये तमाम क्यास आराइयाँ हैं। इसलिए मैं जो क्यास आराइयों पर मबनी चीज़ है, या तो हो ना कि जी फलां को टिकट मिल गया किसी मुनहरिफ रुकन को, तो फिर ये सवाल बनता है, जायज़ बनता है पूछना। तो अभी मेरा ख्याल है इसका इंतज़ार किया जाए कि पार्लियामानी बोर्ड फाइनल फैसला करे कि टिकटों की तकसीम जो है उसको किस तरह किया गया है, किस किस को दी गई हैं, और अगर उसके बाद कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो उस पर ज़रूर बात की जानी चाहिए। नंबर 2,
दूसरा आपने क्या फरमाया, देखा ना मैं भूल गया, आपने इतनी लंबी बातें कर दी। सर दूसरा वही क्या था? उसी की कंटिन्यूटी में था, तो चले मैंने कहा वो जो लाडला प्लस और डीन का तासुर और सिलेक्टेड वाला था। श्योर सर। देखिए ये जो इल्जामात है ना, ये इलेक्शन के करीब ऐसी बातें करते हैं लोग, लेकिन इससे जमीनी हकाइक नहीं तब्दील होते। अगर नवाज शरीफ साहब लाडले हैं या नहीं हैं, उसका फैसला, या कौन लाडला है उसका फैसला ना आप कर सकती हैं, ना मैं, ना कोई और। उसका फैसला करेगी पाकिस्तान की अवाम 8 फरवरी को। जिसको वो वोट डालेंगे वो अवाम का लाडला होगा। बाकी रह गई बात, ये एक सियासी बयानबाजी, इल्जामात बरा इल्जामात की सियासत चलती रहती है। असल चीज ये है कि जो लोग ये इल्जाम लगाते हैं वो ये इल्जाम लगाकर अपनी जो उनकी कोई चूंकि कारकर्दगी नहीं रही, तो वो एक आड़ लेते हैं इस इल्जाम की। सबूत उनके पास कोई नहीं है। जो लाडले होते हैं वो अदालतों में फिर पेशियां नहीं आके वतन आके भुगतते, वो फिर सीधा फिर लाडलों के लिए आपने माजी में देखा है कि लाडलों के साथ क्या सलूक होता रहा है। तो वो फिर अदालतों में इस तरह वतन वापसी पर आकर अपनी जमानतों के लिए, अपने केसेस के लिए वो सुबह दोपहर शाम अदालतों में नहीं जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि हाँ, नवाज शरीफ लाडला जरूर है, लेकिन वो अवाम का लाडला है क्योंकि उसने अवाम की खिदमत की है। उसने 20-20 घंटे चले सर, अभी तो आपने कहा ना कि इलेक्शंस होंगे तो फिर ये फैसला होगा कि अवाम का लाडला कौन है, तो थोड़ा सा इसको उठा के रख लेते हैं। उस दिन मोहर सबत हो जाएगी। लेकिन बिल्कुल ठीक है। अब तक जो अवाम की जो खिदमत नवाज शरीफ ने की, अगर अवाम आज भी उसे चाहते हैं तो उसके पीछे उसकी कारकर्दगी की एक तवील दास्तान है। उसके 3 अधूरे अदवार हैं जिसमें उसने अवाम की खिदमत की, महंगाई को कंट्रोल में रखा, दहशतगर्दी खत्म की। 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, आपको मालूम है, आपके सामने दहशतगर्दी का खात्मा किया। तो अवाम तो फिर उसको उसी से प्यार करेंगे ना जो उनके मसाइल को हल करेगा या उसके बारे में बात करेगा। लेकिन इसका हतमी फैसला, ठीक है सर, वो हतमी फैसला इलेक्शन वाले दिन, बिल्कुल हतमी फैसला इलेक्शन वाले दिन होगा। सर बलूचिस्तान के जो मिसिंग पर्सनस के जो फैमिली थी वो इस्लामाबाद में आई, और उसके बाद किस तरह से मिस हैंडलिंग हुई, किस तरह से उनके ऊपर धावा बोला गया। आपको पता है इस्लामाबाद का जो टेम्परेचर है रात के बाद, उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, लाठी, पता नहीं क्या क्या। फिर अदालतों में आज तो मामला गया, जो है वो थाने में उनको बंद रखा, ज़बरदस्ती बसों में टूस के वापस भेजने वाली सारी एपिसोड हुई। लेकिन PMLN की लीडरशिप की तरफ से एक लफ्ज़ हमें सुनने को नहीं मिला, कोई एक ट्वीट हमें सुनने को नहीं मिली। लेकिन अगर एक बयानिया जो ये बात की जाती है कि जब अपोजिशन में होते हैं तो कुछ और होता है, हुकूमत में कुछ होते हैं तो कुछ और होता है, मंजूर नज़र नहीं होते तो कुछ और होता है, मंजूर नज़र होते हैं तो कुछ और होता है। उसकी एक एग्जाम्पल है, छोटा सा क्लिप है मरियम नवाज साहिबा का, जरा सा सुन लीजिए, मैं वापस आती हूँ आपकी तरफ। ये इस्लामाबाद की गलियों में, इस्लामाबाद की सड़कों पे इस सर्दी के मौसम में रातों को खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। पहले इंसान की बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, बड़े बड़े स्टेटमेंट्स होते हैं, लेकिन जब आपको इक़्तिदार मिल जाता है तब इंसान की प्रायोरिटीज भी बदल जाती हैं, तब इंसान की मजबूरियां भी सामने आ जाती हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि क्या मजबूरियां जो है इंसान की वो उसके फर्ज से बड़ी होती हैं? चाहे आप सिलेक्टेड हैं, आपको जिस तरह भी बिठाया गया इक़्तिदार में, लेकिन आपका फर्ज है, रियासत का फर्ज है, रियासत माँ की तरह होती है, मुल्क माँ की तरह होता है। आपका फर्ज है कि अगर आप इनको ये नहीं बता सकते या आप इनके प्यारों को वाज़ेह नहीं कर सकते, आप ये तो कर सकते हैं, आप इनको बता दें कि इनके प्यारे कहाँ हैं। सर ना तो यहाँ रियासत माँ जैसी रही, और यहाँ पर जो मजबूरियाँ थी वो फ़राइज़ से ऊपर भी चली गई। क्या हुआ नून लीग की क़यादत को? नॉट अ सिंगल ट्वीट। पहली बात तो ये है, इस पे मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये जो बलूचिस्तान के हमारे बहन भाई बलूचिस्तान से जब चले थे तो ये बुनियादी तौर पर बलूचिस्तान हुकूमत का ये फ़र्ज़ बनता था कि वो इनको वहाँ एंगेज करते और इनके जो ग्रीवियंसेस हैं उनको वफाकी, अगर वो वफाक से मुतल्लिका थे तो वफाकी हुकूमत जो इस वक्त निगरान है उन तक पहुँचाते, अगर सूबाई लेवल के थे उन तक पहुँचाते, या जिसके बारे में भी थे उस वक्त पहुँचाते, चूँकि इस वक्त एक निगरान सेटअप मौजूद है। लेकिन बदकिस्मती से वहाँ उनको आने दिया गया, वो इस्लामाबाद आए, आकर ज़ाहिर है मैं ये नहीं कहूँगा कि जी ये उनके साथ बहुत अच्छा किया गया, लेकिन इस चीज़ को बलूचिस्तान के सूबे में ही एड्रेस किया उनके
इश्यूज को जा सकता था। रही जहां तक बात आपकी कि किसी ने इस बारे में बयान नहीं दिया, तो इस बारे में बात करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। और चूंकि वो भी पाकिस्तान का हिस्सा हैं जो लोग हैं, और अगर उनके जो मुतालबात जायज़ हैं तो उनको एड्रेस किया जाना चाहिए। लेकिन ये बुनियादी तौर पर ये इस्लामाबाद उन तक आने की नौबत आनी नहीं चाहिए थी। इसको गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को वहीं इस मामले को सेटल कर लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और बहरहाल किरमानी साहब की हमेशा राय बड़ी मुकद्दम होती है और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और प्रिंसिपल आदमी, आप राइट, बिल्कुल उन्होंने सही बातें की हैं। और क्लियर ये भी कि गलत हुआ बलूचिस्तान के जो साथ हुआ, मजम्मत भी आनी चाहिए थी, बात भी करनी चाहिए थी, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रही। मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। जिन्हें से प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जो बलूचिस्तान के जो मिसिंग पर्सन के जो फैमिली थी या उनके जो लोग थे, वो इस्लामाबाद में आए और जिस तरह से उनके साथ ट्रीटमेंट हुआ, जिस तरह से उनके साथ मिसहैंडलिंग हुई, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर जिसको कहा जाता है कि रियासत होगी माँ की जैसी, रियासत ने माँ का किरदार अदा नहीं किया, बल्कि हैरान कुन वो मनाजिर थे जिस तरह से उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, जिस तरह से उन पर क्रैकडाउन हुआ, फिर उनको हिरासत में लिया गया और जिस तरह से उनको निकाल के बसों में ज़बरदस्ती डाल के उनको वापस भेजने की कोशिश भी हुई। शकील करार साहब हमारे डॉन के चीफ रिपोर्टर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, इसको कवर भी कर रहे थे। ज़रा आंखों देखा हाल उनसे जानेंगे। शकील करार साहब मुझे बताएगा कि वो प्रोटेस्टर्स जो थे वो बज़ाहिर जो हमें पता चला वो तो बड़े पुरअमन थे, ना वो असले से लेस थे, ना वो डंडा बरदार कोई कौम थी या लोग थे। क्या वजह क्या बनी कि उनके उन पर क्रैक डाउन हुआ, रात के आखिरी पहर, वाटर कैनन का इस्तेमाल, गिरफ्तारियां? हुआ इस तरह के रात तकरीबन 1 बजे के बाद 26 नंबर चुंगी से ये ऑपरेशन शुरू हुआ था और वहाँ पर भी तकरीबन 500 के लगभग बलोचिस्तान के लोग थे जो अपने मुतालबात के हक में आए थे। जबकि इसी तरह नेशनल प्रेस क्लब के बाहर अभी 250 से 300 लोग, इसमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे, वो मौजूद थे। मैंने खुद देखा कि वो पुरअमन तरीके नारेबाजी करते रहे, लेकिन जब उनको इनके साथियों को 26 नंबर चुंगी पर रोक लिया गया तो ये पहले अपने कैंप में बैठे थे और वहीं से नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन जब इनके साथियों को रोका गया तो फिर ये सड़क पे आके बैठ के और सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया और धरना दे दिया, नारेबाजी शुरू की। इंतजामिया और पुलिस से बातचीत की तो उनका एक ही मुतालबा था कि जो उनके साथी आए हैं बलूचिस्तान से, जो मार्च आया है, लॉन्ग मार्च आया है, उनको हम तक आने दें। हम पुरअमन लोग हैं, हमने कोई किसी किस्म का कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है और हम सिर्फ डी चौक में जाके अपना पुरअमन एहतजाज करेंगे और वापस चले जाएंगे। लेकिन इंतजामिया और पुलिस का कहना था कि आपको डी चौक की तरफ जाने की परमिशन नहीं है और ना ही जो 26 नंबर चुंगी पे आपके साथी मौजूद हैं उनको यहाँ पर आने दिया जाएगा, क्योंकि इनकी शक था कि इंतजामिया और पुलिस को कि ये लोग आगे बाई फोर्स जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये लोग यहाँ धरने बैठे थे और बाकायदा फिर प्लान किया गया कि रात उस वक्त ऑपरेशन किया जाए जब यहाँ पर कोई मीडिया ना हो, कोई लोग ना हो और सिर्फ पुलिस हो और ये लोग हो, ताकि वो अपनी मर्जी से ये काम कर सके। तो चूंकि ये अब काफी बाशोर हो चुके हैं बलूचिस्तान के लोग, तो उन्होंने बहुत चीजों को लाइव रिकॉर्ड भी किया, अपने मोबाइल में चीजों को रिकॉर्ड किया जो वक्तन फौतन जो सामने आ रही है, फुटेज सामने आ रही है कि किस तरह खवातीन के साथ और बाकी जो लड़के थे उनके साथ जो मिस हैंडलिंग की गई। उसके अलावा एक और बात हुई कि जब अगले दिन इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से गिरफ्तारियों की हवाले से प्रेस रिलीज जारी की गई तो उसमें कहा गया कि हमने मुतअद्दिद ऐसे अफराद जो नकाब पोश थे, उनके हाथ में डंडे थे, पत्थर थे, उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू किया और उसके बाद पुलिस ने फिर उन पर पानी का इस्तेमाल किया और दीगर जो है वो काम किया। लेकिन एक बात बताई गई थी कि एक खातून को गिरफ्तार किया जिसको छोड़ दिया गया था। लेकिन फिर रात के इस्लामाबाद अकबर नासिर खान खुद थाना वूमन में G7 पहुंचे और वहां पर जो खवातीन थी उनको बाई फोर्स वहां से बलूचिस्तान मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही थी, जहाँ पर एहतजाज भी हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर बात, हाँ बिल्कुल, ये सारे मना, हाँ जी जी आप बात मुकम्मल कर लें, जरा कर लीजिए प्लीज। वो बात मतलब झूठ साबित हुई। पहली बात तो है कि इस्लामाबाद पुलिस ने कुछ फिगर नहीं दिया कि कितने लोग गिरफ्तार हैं। फिर उसके साथ साथ मजे की बात है कि बाकी हुकूमत के तीन वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही झूठ दोहरा रहे हैं कि हमने चंद अफराद को गिरफ्तार किया, जिनकी शनाख्त होगी उनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन आज 24 घंटे गुजरने के बाद भी अभी तक तस्दीक नहीं हो पाई है किसी तरफ से कि कितने गिरफ्तार थे और कितने छोड़ दिए गए।
अच्छा, अब दूसरा ही मुझे ये बताएगा कि आज अनवारुल हक काकड़ साहब जो कि निगरान वज़ीर आज़म है, उनका राब्ता हुआ सदर मुमलिकत से और दोनों ने जो है वो आपस में दिल का हाल कहा कि जी ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, मामला इस तरह सुलझाना चाहिए था और अब कोशिशें भी जारी। तो ये जो IG इस्लामाबाद थे, वज़ीर दाखिला आपको पता है बहनी मेरे ख्याल है रिज़ाइन कर चुके हैं, तो किसकी ईमा पर किससे हिदायत लेके उन्होंने इनके खिलाफ ट्रैक डाउन किया या खुद से ये डिसीजन लिया? अगर वज़ीर आज़म भी ला इल्म अपने आप को जाहिर कर रहे हैं और सदर मुमलिकत भी। मिनिस्टर जो निगरान थे उनके बाद सेक्रेटरी दाखिला तमाम मामलात को देख रहे हैं। अब इस बात की जो है वो यकीनन तस्दीक IG खुद कर सकते हैं कि उनको किसने आर्डर दिया था, लेकिन नीचे जो अफसरान तक आर्डर पहुंचे वो तो IG इस्लामाबाद ही आर्डर कर रहे थे उनको। बल्कि जब ये इन बलोचों ने यहाँ प्रेस क्लब के सामने धरना दिया तो IG इस्लामाबाद खुद यहाँ कंट्रोल रूम में आ गए और चीज़ों को मॉनिटर करते रहे हैं। मोबाइल उनकी जो वैन है कैमरे वाली CCTV की वो मूव होती रही है, उनकी मूवमेंट खुद देखते रहे हैं। तो ये सारी चीज़ की वो निगरानी खुद करते रहे कि ऑपरेशन हो। बल्कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी बरमला उन्होंने झूठी ही जो अदाद शुमार है वो पेश किए कि हमने जी 150 के लगभग लोग पकड़े थे, खवातीन नहीं थी। फिर अदालत ने पूछा कि ये खवातीन अगर नहीं पकड़ी तो ये खवातीन कौन है जो थाना वो बंद है और कौन खवातीन है वो, तो उस पर वो कोई वाज़ेह जवाब नहीं दे सके। थैंक यू वेरी मच शकील क़रार साहब। और अफसोस की बात यह है कि इस्लामाबाद पुलिस का पिछले कुछ अरसे में जिस तनज़्ज़ुली का शिकार हुआ है उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। एक ज़माना था कि इस्लामाबाद पुलिस की मिसालें दी जाती थी, लेकिन अभी जो कुछ हुआ है अब इसका जिम्मेदार कौन है और IG साहब अगर लब कुशाई करेंगे तो ही कुछ पता चल सकता है। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।